नमस्कार। चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी खबरें और तमाम हलचल लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं। और आज बहुत अहम दिन था, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश और मणिपुर में, जहां पर उत्तर प्रदेश में छठे और साथ साथ मणिपुर में पहले दौर का जो मतदान होना, उसके लिए आज चुनाव प्रचार थम गया। तो आज हमारा खास फोकस जो है इन्हीं दो खबरों पर रहेगा, उत्तर प्रदेश और साथ साथ मणिपुर में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से वहां पर अब छठे, उत्तर प्रदेश में 7वें दौर के लिए और साथ साथ उत्तर प्रदेश में छठे दौर का जो मतदान का जो होना है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ खबरें हैं, उन पर हमारा फोकस बना रहेगा। और आज की जो बड़ी खबरें हैं, जो 3 बड़ी खबरें, 3 हेडलाइन जिन पर हमारी नजर बनी रहेगी, उनमें से सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात। उत्तर प्रदेश विधानसभा का छठे चरण के लिए थम गया प्रचार अभियान। 49 सीटों के लिए 635 उम्मीदवार मैदान में। 4 तारीख को होगी वोटिंग। मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए भी थमा प्रचार अभियान। पहले चरण में 38 सीटों पर 4 मार्च को होगा मतदान। पहले चरण में कुल 168 उम्मीदवार मैदान में। और वोट यात्रा में आपको दिखाएंगे देवरिया और जौनपुर का हाल। देखेंगे क्या है वहां जनता की उम्मीदें और मुद्दे इन चुनावों को लेकर। देवरिया और जौनपुर से वोट यात्रा। तो 3 बड़ी खबरें जिन पर हमारी नजर रहेगी। छठे चरण का प्रचार अभियान थमा और मणिपुर में पहले चरण के मतदान के लिए भी थमा प्रचार। और साथ साथ देवरिया और जौनपुर से दिखाएंगे आपको वोट यात्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के छठे दौर के। बहुत अहम दौर है ये। पूर्वांचल में चुनाव हो रहा है। इस दौर में 7 जिलों के 1,72,86,000 मतदाता चुनावी मैदान में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। जी हां, 1,72,86,000 मतदाता और कुल उम्मीदवार 635 हैं। महिला प्रत्याशी 63 और निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या 174 है। तो 174 निर्दलीय उम्मीदवार भी इस दौर में है। छठे दौर की बात करें तो दागी उम्मीदवार में 126 हैं। करोड़पति उम्मीदवारों की बात करें तो 160, जी हां 126 दागी और 160 करोड़पति उम्मीदवार मैदान में हैं। पार्टी की कुल उम्मीदवार देखें तो बसपा सभी 49 सीटों पर लग रही है। भाजपा 45 सीटों पर, कुछ सीटों उसने अपना दल के लिए छोड़ी है। समाजवादी पार्टी 45 सीटों पर, कांग्रेस 10 और राष्ट्रीय लोकदल 36 सीटों पर चुनाव लड़ रही है इस छठे दौर में। तो बसपा कुल मिलाकर सभी सीटों पर। और इसमें देखें वीआईपी अगर सीटों को देखें, उम्मीदवारों को देखें, कौशल किशोर सिंह सपा से, ये 99वां सीट की हम बात कर रहे हैं। समीर त्रिपाठी भाजपा से, अमन मणि त्रिपाठी निर्दलीय हैं जो कि जेल में हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। अंबिका चौधरी बसपा से, ये हम फेफना बलिया की बात कर रहे हैं। उपेंद्र तिवारी भाजपा से यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। फेफना बलिया की सीट है। आजमगढ़ की बात करें तो दुर्गा प्रसाद यादव सपा से, अखिलेश मिश्र भाजपा से और भूपेंद्र सिंह बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। आजमगढ़ जो कि संसदीय सीट जो है मुलायम सिंह की है, लेकिन मुलायम सिंह सपा उम्मीदवारों का प्रचार करते इस बार नजर नहीं आ रहे। और पत्थरदेवा देवरिया की बात करें तो सूर्य प्रताप शाही भाजपा के धुरंधर नेता उतर रहे हैं। शाकिर अली सपा से हैं। नीरज राय बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। फूलपुर पवई आजमगढ़ की सीट है। यहां पर श्याम बहादुर सिंह सपा से, अरुण यादव भाजपा से, अब्दुल कैस आजमी बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। फूलपुर पवई आजमगढ़ की सीट है ये। और छठे चरण में विनय शंकर बसपा के चिल्लूपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं, ये अहम उम्मीदवार। और विजय बसपा से तमकुही राज सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, एक और बसपा के अहम उम्मीदवार। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के रुद्रपुर से लड़ रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं अखिलेश प्रताप सिंह। फतेह बहादुर भाजपा के वरिष्ठ नेता, ये कैंपियरगंज से चुनाव लड़ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा छोड़कर भाजपा में आए बड़े कद्दावर नेता, पडरौना कुशीनगर से भाजपा की सीट पर भाजपा के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं। राम गोविंद चौधरी सपा के बांसडीह बलिया से के भी मैदान में हैं। ये प्रमुख उम्मीदवार छठे दौर में जिनकी किस्मत का फैसला। 2012 की बात करें तो समाजवादी पार्टी के हिस्से में 27, बसपा के हिस्से में 9, भाजपा के हिस्से में 7, कांग्रेस के 4 और अन्य के खाते में 2 सीटें गई थी। तो एक बार फिर से 2012 में सपा का गढ़ बन गया था ये पूरा इलाका। हालांकि इससे पहले 2012 से 5 साल पहले जाएं तो बसपा का गढ़ था। और इसमें सीट की बात करें तो कुल 49 सीटें हैं। 7 जिलों में 4 मार्च को वोटिंग होगी। जो जिले हैं गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, बलिया, मऊ और आजमगढ़, ये 7 जिले हैं।
तो छठे दौर में जहां जहां चुनाव होना है, जो चुनाव की जो बड़ी तस्वीर है हमने आपको दिखाई। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हौसला है पाने का, सही कदम बढ़ाने का, मिला है हमको साथ खुशियां अपने पास, निडरता से जीने का, सपने बस में करने का, आशिया को पाने का, मिला है हमको साथ खुशियां अपने पास। LIC हाउसिंग फाइनेंस, घर बसाए रिश्ते सजाए। सफलता के लिए चाहिए एक संकल्प। GST कई करों की जगह एक कर। सफलता के लिए चाहिए सुगमता। GST वस्तुओं का बाधा रहित प्रवाह करेगा व्यापार आसान। सफलता के लिए चाहिए दमदार स्ट्रोक। GST एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। GST आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार, अर्थव्यवस्था के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। अरे जल्दी कर। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार। ये आप अपने आप पे इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं? ये आप ही हैं 40 साल के बाद। टेंशन मत लीजिए, पेंशन पक्की करवाइए। सरकार की एक योजना है अटल पेंशन योजना। उसमें 18 साल की उम्र से हर महीने अगर आप 210 रुपया जमा करवाते रहेंगे तो 60 साल की उम्र के बाद से हर महीने आपको 5,000 रुपया पेंशन मिलेगा। और कोई ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने बैंक की शाखा से मिल सकते हैं या किसी बैंक मित्र से उनसे बात कर लीजिए, वो समझा देंगे आपको। क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा? हाँ, चिंता मत करो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप हमारे लिए सर। हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया। मदद हमारी, मंजिल आपकी। मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो पापा। जब आप अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकते तो दूसरे बच्चों से कैसे काम करवा सकते हैं? 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए आपको जुर्माना या जेल भी हो सकती है। बाल श्रम को कहें ना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमने उत्तर प्रदेश की बात करी और अब मणिपुर की बात करते हैं, क्योंकि वहां पर भी पहले दौर में जहां मतदान होना है वहां पर चुनाव प्रचार आज शाम थम गया। मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अभियान जो आज थमा, और उस चरण में 38 सीटों पर 4 मार्च को मतदान होना है। पहले चरण में कुल 168 उम्मीदवार मैदान में हैं। 4 मार्च को यहाँ पर मतदान होगा। 168 उम्मीदवार पहले चरण में मैदान में हैं और ये पहला दौर होगा जो कि 38 सीटों पर होगा। बीजेपी सभी 38 सीटों पर मैदान में उसने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और कांग्रेस के 37 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। तो इन 38 में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच 14 निर्दलीय उम्मीदवार भी आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। जी हाँ,
14 निर्दलीय उम्मीदवार, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। और मणिपुर चुनाव पर और बात करने के लिए सीधा चलता है इम्फाल से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजीव रुस्तगी। राजीव, काफ़ी अहम है एक तरह से चुनाव। 15 साल से कांग्रेस वहां पर सत्ता में है, लेकिन इस बार बीजेपी वहां चुनौती दे रही है और हमने देखा कि किस तरह से वहां पर इकोनॉमिक ब्लॉकेट था। इकोनॉमिक ब्लॉकेट के बीच ये चुनाव हो रहा है और चुनाव में एक तरह से कह सकते हैं कि मोटे तौर पर यही एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। जी अशोक, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो लड़ाई है मुख्य तौर पर ना हारने, जो कि कांग्रेस की तरफ का एक फोकस रहेगा, और पहली बार जीतने, जो भाजपा की तरफ का फोकस है, उसके बीच में है। और ये दो ही मुख्य विपक्षी दल हैं जिनके बीच मुकाबला है इस दौर में। और यहाँ पर अगर आर्थिक नाकेबंदी की बात करें तो हाँ, निश्चित तौर पर वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उससे रोज़मर्रा की लोगों की जो ज़िंदगी है वो प्रभावित हो रही है। और प्रभावित जब दूसरी तरफ होती है, यानी गलत तरफ, बुरी तरफ और नेगेटिव तरफ होती है, तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। लोग चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी सुचारू रूप से चले, चीज़ें उनको आराम से मुहैया हों रोज़मर्रा की, लेकिन जब वो नहीं हो पाती हैं तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो कि किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी दल के लिए एक निश्चित तौर पे चिंता का सबब बन सकता है। अशोक। राजीव, इस बीच हमने देखा कि कल वहां पर जिस तरह से बीजेपी के मुख्यालय इम्फाल पे वहां पर कुछ लोगों ने हमला किया, तोड़फोड़ करी, इस तरह की घटनाएं भी वहां हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव को लेकर मामला बहुत संवेदनशील है, क्योंकि उत्तर पूर्व का राज्य है, एक तरह से कह सकते हैं सीमावर्ती राज्य है, तो सुरक्षा भी चुनाव में बहुत एक अहम एक मुद्दा हो सकता है। जी बिल्कुल अशोक, यहाँ पर दोस्तों आज हमारी जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं यहाँ राज्य के, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने हमें बताया कि 280 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियाँ यहाँ राज्य में तैनात हैं चुनावों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए। उसमें से जो 30 कंपनियाँ हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की, अर्धसैनिक बलों की, वो रहेंगी नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्गों पर तैनात, जो कि रास्ता खोलने के लिए और रास्ते को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए काम में उनको लगाया गया है। 250 कंपनियाँ अर्धसैनिक बलों की वो मतदान केंद्रों पर उनको तैनात किया गया है, जिससे चुनाव में कोई गड़बड़ी, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, पूरी तरह से तैयार है राज्य इन चुनावों को कराने के लिए। और मुद्दे बहुत हैं। मुद्दे एक क्षेत्रीय संप्रभुता की बात है, वो भी है, विकास का मुद्दा भी है, आधारभूत ढांचे को सुधारने को लेकर वो भी एक मुद्दा है। बड़े बड़े दलों के जो है सब नेता आकर यहाँ पर रैलियां कर गए, लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की है। तो दिलचस्प होगा, 4 मार्च को मुकाबला, परसों बिल्कुल दिलचस्प चुनाव होगा जाहिर तौर पर। राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इम्फाल से हमारे संवाददाता राजीव हमारे साथ जुड़े थे। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आपको उत्तर प्रदेश की ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाएंगे और वोट यात्रा पर भी ले चलेंगे ब्रेक के बाद। हौसला है पाने का, सही कदम बढ़ाने का, मिला है हमको साथ खुशियां अपने पास, निडरता से जीने का, सपने बस में करने का, आशिया को पाने का, मिला है हमको साथ खुशियां अपने पास। LIC हाउसिंग फाइनेंस, घर बसाए रिश्ते सजाए। सफलता के लिए चाहिए एक संकल्प। GST, कई करों की जगह एक कर। सफलता के लिए चाहिए सुगमता। GST, वस्तुओं का बाधा रहित प्रवाह करेगा व्यापार आसान। सफलता के लिए चाहिए दमदार स्ट्रोक। GST, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। GST, आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार, अर्थव्यवस्था के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। सफलता के लिए चाहिए बंधनों से मुक्ति।
जीएसटी देश भर में उत्पादों के बाधा रहित प्रवाह और व्यापार की सुगमता के लिए। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। ये है मास्टर राजू, पढ़ाई लिखाई में कमजोर और खेल कूद के मैदान में पीछे। राजू की कमजोरी की वजह है उसका भोजन। राजू की मां खाने में इस्तेमाल करती है साधारण नमक। डॉक्टर बताते हैं कि आयोडीन की कमी से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पहुंचती है। इसलिए आज ही अपनाएं शक्ति और बुद्धि का रक्षक आयोडीन नमक। एक व्यक्ति के लिए आयोडीन नमक का मासिक खर्च 1 कप चाय की कीमत से भी कम बैठता है। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। फिर एक बार बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उत्तर प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का विश्वास जताया। वाराणसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरुण जेटली ने कहा कि पार्टी अपनी ताकत और अपने दम पर राज्य में सरकार बनाएगी। अरुण जेटली ने कहा कि राज्य की जनता सपा और बसपा के शासन से तंग आ चुकी है, ऊब चुकी है और वह विकास को ध्यान में रखकर अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहती है। अरुण जेटली ने राज्य को जातीय आधार पर बांटने के लिए सपा और बसपा पर निशाना साधा। जो राजनीतिक मॉडल था जो इन दोनों दलों ने उत्तर प्रदेश में लागू किया, वो स्पष्ट था कि जातीय आधार के ऊपर समाज को बांटना, एक वर्ग विशेष का वर्चस्व बना कर रखना, उसके साथ अपना राजनीतिक आइडेंटिफिकेशन करना और उसी आधार के ऊपर उस समीकरण बनाकर चुनाव लड़ लेना, उसका एक स्वाभाविक अंक ये भी रहता था कि समाज में केवल 1-2 वर्ग ऐसे होते थे, सपा की राज हो या बसपा का राज हो, जिनको प्रमुख स्थान मिलता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको देवरिया ले चलते हैं जो कई मायनों में बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और स्वाधीनता के बाद से ही अगर बात करें, स्वाधीनता से लेकर नमक सत्याग्रह तक बड़ी भूमिका निभाने वाले देवरिया को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। खास बात यह है कि भाजपा के दिग्गज नेता कलराज मिश्र का संसदीय क्षेत्र भी देवरिया है। उत्तर प्रदेश की अलग अलग विधानसभाओं में होते हुए हम पहुंचे हैं देवरिया। हम जानेंगे देवरिया का मूड और देवरिया के लोग क्या चाहते हैं, लेकिन इसके पहले हम बताएं कि देवरिया कई मायनों में अहम है। स्वाधीनता आंदोलन में जिस तरह से देवरिया ने अपनी भूमिका निभाई, नमक सत्याग्रह में देवरिया ने अपनी भूमिका निभाई, वो काफ़ी अहम है। इसके साथ ही अगर हम बात करें राजनीतिक लिहाज से, तो देवरिया काफ़ी अहम है इस लिहाज से भी क्योंकि ये समाजवादियों का गढ़ माना जाता रहा है। अब चलिए हम देखते हैं कि देवरिया के लोग क्या सोच रहे हैं और देवरिया के लोग उत्तर प्रदेश की सियासत किधर ले जाना चाहते हैं। कुछ चुनाव में अलग अंदाज दिखाई पड़ेगा? एकदम दिखाई देगा इस बार। विकास मेन मुद्दा है यहाँ का, और यहाँ के लघु उद्योग मंत्री कलराज मिश्रा जी हैं जो कभी कभी दिखाई देते हैं, और दशा आप देख ही रहे हैं, सड़क की जाम की व्यवस्था ये है। देख रहे हैं जाम सब अच्छा, जो काम कराया है उसको वोट दिया जाएगा। विकास के नाम पे वोट होगा। तो क्या विकास हुआ है? अभी हुआ नहीं। जाति वोट नहीं मिल रहा, जाति वोट नहीं दिया जाएगा ना, काम वोट दिया जाएगा। काम बोलता है, काम बोलता है। हाँ काम बोल ही रहा है, काम बोल रहा है। हाँ बोल रहा है। तो यहाँ पर गाड़ियों का तांता लगा है, वीआईपी गाड़ियाँ दनादन गुजर रही हैं। लाल बत्तियाँ, नीली बत्तियाँ आपको लगातार दिखाई पड़ेंगे। बड़े बड़े नेता यहाँ दिखाई पड़ेंगे। नोटबंदी के बाद कुछ मामला ठीक हुआ है कि अभी वैसे ही? बहुत ठीक हो गया है। हाँ बहुत अच्छा हो गया है, पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा हो गया। नोटबंदी का कोई असर नहीं है, कोई परेशान नहीं हुआ है, सब लोग जो भी निर्णय हुआ है सब सही हुआ है। नोटबंदी जो है हमारे देश के लिए हुआ है, हमारी देश की सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने के लिए हुआ है। थोड़ी से कष्ट तो देश के लिए सही सकता है आदमी, कोई भी। तो क्या विकास हुआ है? सपा की सरकार हर मोर्चे पे फेल रही है, विधायक जी ने कुछ नहीं किया है। शिक्षा का मोर्चा ले लीजिए, सिवाय नकल का पर्याय बन चुका है यहाँ का शिक्षा के केंद्र। चिकित्सा के मामले में ले लीजिए, एम्बुलेंस सेवा को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो जिला मुख्यालय के चिकित्सालय वगैरह हैं वहाँ मरीज है तो दवाई नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है। हाँ तो सबका माहौल है वैसे ठीक है, हम लोग के क्षेत्र में ऐसा नहीं है। दलाली चल रही है, गरीब का उत्पीड़न किया जा रहा है। कोई गरीब अगर किसी मैटर में फंस जा रहा है तो उसके द्वारा थानों पर
10,000 20,000 रुपये में, उसकी कोई मतलब गलती नहीं है। उसको थाने पे ले जाके केवल बैठाया गया है, तो उसके लिए भी वहाँ पैसा दे के उसको छुड़ाने का कार्य किया जा रहा है। तो क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ, केवल हवा हवाई। नहीं देंगे, नहीं ज्यादा काम करेगा उसको छोड़ देंगे हम लोग। बढ़िया सरकार चाहिए जो सबके लिए रोजगार दे और सबको सुरक्षित रखे। अखिलेश सरकार में बहुत परिवर्तन हुआ है। हमारे गोरखपुर से लेके और सलेमपुर तक 4 लाइन बन रही है। किसानी तो हम लोग ऊपर के वाले पर डिपेंड करते हैं। अभी गिर गया बड़ा बड़ा बोला तो साफ सफाया है, बाकी खेती साल बहुत अच्छी है। किसानों को मुआवजा मिला क्या? मुआवजा पर साल मिला, कुछ गाँव को नहीं मिला। पेंशन मिल रही है ना? 75 साल का हुए क्या है, हमके नहीं मिली। मिलिट्री का पेंशन मिलेगा, सूखा डिस्चार्ज चाहिए। खेती का पोजीशन यही है, कभी गेहूं मारा जाता है, कभी धान जुमला की सूखा हो जाता है, फसल भी सही नहीं हो रही है। सूरज ढलने वाला है, कल फिर नया सूरज उग जाएगा, लेकिन दिन रात के इस क्रम में अगर कुछ भी नहीं बदलता है तो वो है आम आदमी की तकदीर। आम आदमी पूरे इस दिन रात के क्रम में सालों बिता देता है, लेकिन वो नई सुबह का इंतज़ार हमेशा करता रहता है। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि एक दिन नया सूरज उगेगा, नई उम्मीदों का सूरज उगेगा, जिससे आम आदमी की तकदीर बदल सके। कैमरामैन आदित्य के साथ अजय विक्रम सिंह, डीडी न्यूज़, देवरिया। तो देवरिया से वोट यात्रा थी और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में जौनपुर में वोट डाले जाएंगे। हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा ने स्थानीय लोगों से बात कर वहां के हालात का जायजा लिया। जौनपुर यानी उत्तर प्रदेश का बेहद पुराना और ऐतिहासिक शहर, ऐसा शहर जो 14वीं शताब्दी में आबाद हुआ। फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां की याद में इसे बसाया और उसी के नाम पर इस शहर का नाम जौनपुर पड़ा। आज जौनपुर कहाँ खड़ा है, विकास के चौराहे पर जौनपुर अपने को कहाँ पाता है, हम इसी की पड़ताल करेंगे यहाँ के लोगों से। आप ये बताएं, बेहद गौरवशाली इतिहास रहा है, आज जौनपुर शहर कहाँ खड़ा पाते हैं? जी, यहाँ पे विकास नाम की कोई चीज़ नहीं हुई है। विकास के नाम पे सिर्फ पोस्टर लगाए गए हैं और कुछ नहीं हुआ है विकास के नाम पे। यहाँ का चमेली का तेल, इत्र का व्यवसाय, छोटे छोटे कारोबार जो थे वो आज जिंदा हैं या खत्म हो गए? जो तेल का कारोबार होता था वो सब खत्म हो गया, अभी कुछ नहीं है यहाँ पर, ना तो इत्र है ना तो तेल है। लोही में आसपास के जो हथकरघे थे, जो और सब चीज़ें थी, बहुत बड़ा केंद्र था ये व्यवसाय का, उत्पादन होता था यहाँ पे। आज उन उद्योगों की क्या स्थिति? उद्योगों की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ पर जितने भी छोटे, जैसे आपने तेल के बारे में बताया, इत्र के बारे में बताया, सब करीब खत्म है। उनके घर के लोग अब दूसरा भी काम करने लगे हैं। नौजवान अपने को विकास की राह में कहाँ खड़ा पाता है जौनपुर का? हमारे जो सांसद बनते थे या विधायक बनते थे, यहाँ पे 17 मॉन्यूमेंट थे, बनारस से ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे कोई भी धरोहर के नाम से कोई भी काम नहीं किया गया। जाम की स्थिति यहाँ सब बताते हैं बहुत बड़ी दिक्कत है। कितनी बड़ी दिक्कत है यहाँ? यहाँ जाम की बहुत बड़ी समस्या है और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया है। पढ़ाई लिखाई के बाद नौजवान क्या चाहता है, क्या आप अपील करेंगे? शिक्षा चाहता है, अच्छा एजुकेशन और अच्छी मतलब सब विकास अच्छा चाहता है, हर से रोजगार हो, सब कुछ। ये सब तो यहाँ कुछ है ही नहीं। नकल वाले सेंटर यहाँ पे बड़े मशहूर होते पूरे यूपी में, सब आके यहाँ भरते थे। आज भी पढ़ाई लिखाई की स्थिति क्या है? जैसे पहले चलते थे, पैसे लेके एग्ज़ाम दिलवाते थे, अभी भी वैसे ही चल रहे हैं कहीं कहीं पे। हम शहर की कुछ और झलकियाँ आपको दिखाएंगे और लोगों की अपेक्षा जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा है उनका शहर और कैसा होना चाहता है उनका सपनों का शहर। साफ सफाई कितनी है, शहर में अतिक्रमण की स्थिति क्या है? जहाँ देखो तहाँ ये सब क्या है, गंदगी है। ये गड्ढा था, इसमें एक आदमी एक दिन रात को गिर गया बेचारा, जो है उसको हम लोग पकड़ के निकाले। पब्लिक को परेशानी नहीं होती, क्या होगा? आपने सड़क खोद रखा, आपने बनाने का कोई विचार नहीं कर रखा है। जहाँ जहाँ ये खुदाई हुई है उस पर फिर पटाई नहीं हुई है। जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से काम भी नहीं हो रहा है। पब्लिक भी परेशान होने के साथ साथ जो दुकानदार भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में परेशान हो रहे हैं। पूरी दुनिया में यहाँ के इत्र का और चमेली के तेल का पूरा नाम था, खुशबू बिखरती थी। आज हालात क्या है? आज तो बहुत ख़त्म होने पे है विचार, और बहुत एक्का दुक्का दुकान बची हुई हैं। चमेली के तेल के कद्रदान अब यहाँ नहीं मिलते हैं। हालात ये है कि कभी राजा भोज जैसे हालात थे जौनपुर के, आज गंगू तेली जैसे हालात हैं इस जौनपुर के। शहर की कुछ और झलकियाँ आपको दिखाएंगे इस वोट यात्रा में। इस शाही पुल का निर्माण 1568 में हुआ। इस शहर को जोड़ने के लिए, पुराने शहर और नए शहर को जोड़ने के लिए इस पुल का निर्माण हुआ था। शहर में 2 और पुल हैं,
यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हालात हैं शहर के और साथ ही साथ व्यापार के। आप ये बताएं कि बिजनेस का जो क्लास है, जो व्यापारी वर्ग है, कारोबारी वर्ग है, वो क्या कुछ चाहता है कि शहर की स्थिति कैसी हो? हम यही चाहते हैं कि शहर की स्थिति और अच्छी हो पहले से, क्योंकि स्थिति यहाँ की बहुत ख़राब है। जौनपुर जो जिला बहुत पीछे जा रहा है, यहाँ की स्थिति अच्छी होना चाहिए। यहाँ की पब्लिक की यही बस राय है। शहर की आम दिक्कत क्या है? जाम तो एक बड़ी दिक्कत है, उसके अलावा इस रोड से वो पार तक जाने का तो 1 घंटा लग जाएगा, जो कि 5 मिनट का रास्ता है। प्राइवेट नर्सिंग होम यहाँ बहुत है, कुकुरमुत्ते की तरह, वहाँ पे इलाज होता है या सरकारी अस्पताल यहाँ का उन्नत है? यहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे समस्या है, लेकिन जहाँ तक बात है कि इसी को देखते हुए इस सरकार में जौनपुर में मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, और मैं समझता हूँ कि कुछ तो दिक्कत का निस्तारण हो ही सकता है। यहाँ की मूली बहुत मशहूर है, यहाँ का पान बड़ा मशहूर है। यहाँ मूली मशहूर थी पहले, अभी पैदावार नहीं हो रहा है, अभी हल्की हो गई, सब खेती किसानी बिगड़ गई। देख सकते हैं कि जौनपुर एक मिसाल है सल्तनतों के सूर्यास्त का, ये मिसाल है एक गौरवशाली अतीत का, ये मिसाल है बदहाल शहर का, ये मिसाल है ऐसे खस्ता हाल शहर का जिसका इतिहास तो बेहद गौरवशाली रहा, लेकिन वर्तमान बेहद बदहाल है। और भविष्य इसका क्या होगा, इसको सोच के यहाँ के निवासी सशंकित रहते हैं, आशंकित रहते हैं। अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति उन पे रोष है, आक्रोश है। कैमरा पर्सन विनय तिवारी के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, जौनपुर। जौनपुर से हमने आपको ये वोट यात्रा दिखाई और इसी के साथ चुनावी महासंग्राम में आज बस इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन कल इस वक्त फिर आपसे मुलाकात होगी, देखना मत भूलिएगा। फिलहाल हमारी पूरी टीम को इजाज़त, नमस्कार।